हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें आज हम 2018 के पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स में जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ जीएसटी regime in the country concluded recently, list the following states in the descending order of per capita revenue starting with the highest to lowest। ऑप्शंस देखते हैं। ए हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब। बी महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब। सी महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका। डी हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्या ऑर्डर होना चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज यहां पर आपको गैस वर्क जो है वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसने अर्न किया था पर कैपिटा? वो है हरियाणा, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटका और सबसे एंड में पंजाब। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज पास अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 टू डिक्लेयर अ कमोडिटी एज एन एसेंशियल कमोडिटी टू इंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी टू पीपल एट फेयर प्राइस। तो यहां पर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एट फेयर प्राइस टू द पीपल। द कमोडिटीज कवर्ड अंडर द एक्ट इंक्लूड, कौन कौन सी कमोडिटीज इस एक्ट के अंदर हैं? फर्स्ट पेपर, सेकंड हैंकियान मेड होली फ्रॉम कॉटन, थर्ड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम, फिफ्थ कॉटन एंड जूट सीड। तो देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर कोई भी कमोडिटी को can be declared as an essential commodity by the government। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी है। उसमें कुछ पहले से ही कमोडिटीज नहीं रखी हुई है, बल्कि ये किसका प्रोरोगेटिव है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है कि किसी कमोडिटी को वो इस एक्ट के अंदर ला सकती है बाय डिक्लेयरिंग इट कि ये एसेंशियल कमोडिटी है। जैसे कि पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, है ना, आपकी अनियंस हो गई। अब इन जो यहां पर कमोडिटीज दी गई हैं इनमें से पूछा कि कौन कौन सी जो है इस एक्ट के अंदर अभी फिलहाल हैं। पेपर है, हैंकियान है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कॉटन एंड जूट सीड्स है। ऑप्शंस देखते हैं। ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1, 3 एंड 4 ओनली, सी 3, 4 एंड 5 ओनली, या डी 1, 2, 3, 4 एंड 5। फ्रेंड्स, ये जितने भी कमोडिटीज हैं ये सभी के सभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, जहां पर कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 सभी कमोडिटीज कवर्ड है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर ये सारी कमोडिटीज आती हैं। थर्ड, विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स क्या है? इट्स पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। बी, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू RBI। जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी वो क्यों लागू हो गई थी? टू कॉम्प्लीमेंट मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें प्रमोट करना है। उस मेक इन इंडिया को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर के आई। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो मेजर बेनिफिशियरीज थे वो कौन थे? SC, ST एंड विमेन। ये ऐसे सेक्शंस थे जो कि एक्सक्लूडेड सेक्शंस माने जाते हैं। तो इन सेक्शंस को कि ये प्रमोट हो, कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बने, ये भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए सरकार स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर के आई। तो जो पहला स्टेटमेंट है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC, ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू RBI, ये स्टेटमेंट गलत है।
रीफाइनेंस नहीं देती है, बल्कि क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन। बैंक्स जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए, नॉन फार्म इकोनॉमिक यूनिट कोई लगाता है, कोई बिजनेस चालू करता है, तो उसके लिए एससी एसटी या विमेन को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन बैंक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं अंडर दिस स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो इसके ऑप्शंस क्या थे, 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या डी नाइदर 1 nor 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए 1 ओनली। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बी वर्ल्ड बैंक, सी आरबीआई, या डी नन ऑफ द अबव। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है तो उसका क्या मतलब है कि जो सरकार का एक्सपेंडिचर है एक्सीड करता है उसके रेवेन्यू से, तो सरकार को क्या होता है, डेफिसिट होता है। इस डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाता है, ये बात हो रही है कि अगर सरकार के पास डेफिसिट है तो उसको सरकार कैसे फाइनेंस करेगी, उतना पैसा कहां से लेकर के आएगी। तो सरकार क्या करती है, सरकार बोरो करती है, और जो सरकार की बोरोइंग्स है उनको कौन देखता है, उनको आरबीआई देखता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इश्यू प्राइस, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी प्लानिंग कमीशन, सी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, या डी नाबार्ड। ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है एक आध बार कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या इश्यू प्राइस कौन रिकमेंड करता है। तो इंडिया में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इश्यू प्राइस रिकमेंड करता है वो बॉडी है CACP, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। टोटल जो है 25 क्रॉप्स हैं जिनके लिए MSP रिकमेंड होता है, इसमें से 23 के लिए CACP जो है वो रिकमेंड करती है, बाकी 2 का सरकार अपने आप डिसाइड करती है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आंसर इज सी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सिक्स्थ, with reference to Bharat 22, which of the following statements is or are correct? It is the exchange traded fund. It is an unmarketable security. 3. This aimed at helping speed up the government's disinvestment program. भारत 22 क्या है? भारत 22 एक ETF है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ना, जो कि एक इंडेक्स्ड फंड है। 22 का क्या मतलब है कि इसमें 22 स्टॉक्स से मिलकर के ये बना है। 22 स्टॉक्स किसके हैं? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, और जो स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स हैं ऑफ यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की, उन सब के शेयर से मिलकर के उनके 22 स्टॉक्स हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसमें, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और कुछ UTI की शेयर्स हैं। तो ऐसे 22 स्टॉक्स को मिला करके एक स्टॉक बना दिया गया है जिसका नाम है भारत 22। इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? इसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि किसके कितने स्टॉक है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं और उनका प्राइस क्या है, उसके हिसाब से इसका वेटेज किया गया है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है भारत 22 की। और उसके बाद मान लीजिए भारत 22 की वैल्यू आई 100 रुपीज, तो उसके बाद ये स्टॉक जो है भारत 22 किसी जो भी हमारा NSE है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर लिस्ट किया जाता है और नॉर्मल शेयर्स की तरह ही, नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ही ये ट्रेड किया जाता है। तो ये अनमार्केटेबल नहीं है बल्कि मार्केटेबल सिक्योरिटी है। और 22 क्यों है? क्योंकि इसमें 22 स्टॉक्स से मिलकर के ये बना है। 22 स्टॉक्स किसके हैं? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, SUTI के स्टॉक से मिलकर के ये बना है। ये एक इंडेक्स फंड है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ द स्टॉक्स ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड UTI, और उनका क्या प्राइस है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है।
इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, मतलब सरकार जो अपनी शेयर होल्डिंग कम करना चाहती है पब्लिक सेक्टर में, उसको स्पीड अप किया जाए, है ना। तो किसी, मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के उन्होंने 10 शेयर निकाल दिए, है ना। पंजाब नेशनल बैंक के 100 शेयर जो है सरकार बेचना चाह रही है ना। यूटीआई के सरकार 200 शेयर बेचना चाहती है। तो उनको डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका अपना लिया है कि एक साथ जो है सरकार काफी सारे जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके शेयर्स को डाइवेस्ट कर सकती है, उनके शेयर्स को बेच सकती है और अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम कर सकती है। तो सरकार जो है इससे क्या करना चाहती है कि स्पीड अप करना चाहती थी, है ना। अगर एक एक करके बेचेंगे कि पहले पीएनबी के बेचेंगे, फिर हम बीपीसीएल के बेचेंगे, फिर एयर इंडिया के बेचेंगे, तो सरकार को बहुत टाइम भी लगेगा और प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट का। तो उसको स्पीड अप करने के लिए सरकार इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेकर के आई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड सही है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 2 and 3 ओनली, डी 1, 2 and 3। देखिए जो ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रिसेंटली लॉन्च इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम। किससे रिलेटेड है i3 प्रोग्राम? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, सी नेशनल बायोफार्मा मिशन, या डी अटल इनोवेशन मिशन। जो इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट नेशनल बायोफार्मा मिशन टू प्रमोट R&D इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेशनल बायोफार्मा मिशन। 8th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। A, it is a statutory and permanent body. B, it analyzes any economic issue referred to it by the Prime Minister and advises him thereon. C, it submits periodic reports to the Prime Minister related to the macroeconomic development and issues. तो देखिए प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना परमानेंट बॉडी है, ये एडहॉक बॉडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जब चाहे उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इसका काम यही है कि प्राइम मिनिस्टर को वो सपोर्ट करें इकोनॉमिक इश्यूज को समझने के लिए, जो भी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें वो एडवाइस करें। प्राइम मिनिस्टर कोई भी मैटर अगर उनको रेफर करते हैं तो उस पर उनको एडवाइस करना है कि हमें क्या करना चाहिए या इस प्रॉब्लम की क्या कॉजेज हैं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर अगर उनको काम देते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो वो उनको करना होगा। और वो अपनी सुओ मोटो भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं कि देखिए ये इकोनॉमिक डिफिकल्टीज जो है वो आज हमारी कंट्री फेस कर रही है। चाहे सुओ मोटो भी कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर अगर उनको कोई काम देते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस देखते हैं। A 1 and 2 ओनली, तो 1 तो इनकरेक्ट है। B 2 and 3 ओनली, C 3 ओनली, या D 1, 2 and 3। तो देखिए दोस्तों 1 तो है ही नहीं, इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शंस आपके चले जाते हैं। सेकंड करेक्ट है, तो सेकंड किस में करेक्ट है? इसके बाद सिर्फ बी में, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आंसर पर आ सकते हैं। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आरबीआई गवर्नर। तो ध्यान से पढ़िए, इनकरेक्ट पूछा है। ए, he is part of the search cum selection committee for members of monetary policy committee. B, he heads the monetary policy committee. C, he represents India in WTO conference. D, he has the casting vote in MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब आप सब लोगों को यह पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का चेयरमैन कौन होता है? वो आरबीआई गवर्नर होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, तो बीइंग द चेयरमैन ही इज अ पार्ट ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर मेंबर्स ऑफ एमपीसी। ही हेड्स द एमपीसी, ये बात भी ठीक है। ही हेड्स द कास्टिंग वोट इन एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में मेजॉरिटी से डिसाइड होता है, बट अगर इक्वल वोट्स हो देन
आरबीआई गवर्नर हैज कास्टिंग वोट, मतलब उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन डब्ल्यूटीओ कॉन्फ्रेंस। डब्ल्यूटीओ और आरबीआई गवर्नर का कोई लेना देना नहीं है, और आरबीआई गवर्नर इंडिया को डब्ल्यूटीओ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ ए हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, सी अनएम्प्लॉयमेंट एडजस्टेड फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस, या डी हाई इन्फ्लेशन विच इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। स्टैगफ्लेशन दो चीजों से मिलकर के बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी स्टैग्नेट होती है तो क्या होता है? ग्रोथ रेट कम होता है। ग्रोथ रेट कम होता है तो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? आपका हाई होगा, और इन्फ्लेशन भी हाई है। तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन भी हाई होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। स्टैगफ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द जीरो हंगर प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इंडियाज एम्बिशियस जीरो हंगर प्रोग्राम through interventions in farm sector was launched with a focus on agriculture, nutrition and health. Second, this is a dedicated farm-based program in synchronization with sustainable development goals to end hunger by 2030. This program is an initiative of ICAR, यानी कि Indian Council of Agricultural Research. Which of the above statements are correct? A, 1 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 2 only, या D, 1, 2 and 3। तो जीरो हंगर प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी कि जीरो हंगर को अचीव कर पाए। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये कैसे अचीव करने का हमारा टारगेट है? ये हम अचीव करेंगे थ्रू इंटरवेंशंस इन द फार्म सेक्टर, और फोकस किस पे होगा? हमारा एग्रीकल्चर पे, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने पर, और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये भी आपका करेक्ट है। दिस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ ICAR, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसकी जो आंसर है वो क्या होगा? आंसर इज D, 1, 2 and 3। दोस्तों इस क्वेश्चन को मान लीजिए आपको थर्ड स्टेटमेंट का नहीं पता है कि ये किससे रिलेटेड है। जीरो हंगर प्रोग्राम है तो इसको आप ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो तो करेक्ट होगा ही होगा। तो किसी ऑप्शन में अगर 2 नहीं है तो उसको आप हटा सकते हैं, तो आपका 1 हट जाएगा। इंडिया एम्बिशियस जीरो हंगर कैसे होगा? हंगर में क्या होता है? आपका न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पाद करना होगा, न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आप अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये करेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट भी करेक्ट होना चाहिए और सेकंड भी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी है ना। आपका 2 and 3 भी नहीं हो सकता। दिस प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ ICAR। अब देखिए जहां बात होगी न्यूट्रिशन की, जहां पर बात होगी एग्रीकल्चर की, तो वहां पर ICAR का अपने आप रोल आ जाएगा। कैसे रोल आएगा? कि वो हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स देंगे, है ना, इंप्रूव्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स देंगे। आप न्यूट्रिशन कैसे इंप्रूव करेंगे? राइस में कैसा राइस है? जिसमें जिंक भी है ना। हाइब्रिड वैरायटी से क्या होगा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर ICAR का भी रोल रहेगा। तो ये भी आप गैस कर सकते हैं कि हाँ ICAR का ये इनिशिएटिव हो सकता है। तो बाय कॉमन सेंस कुछ जरूरी नहीं है कि आपको जीरो हंगर प्रोग्राम के बारे में सब कुछ पता हो। तो आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी थोड़ा अटेम्प्ट कर सकते थे। ये एक तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन जब आपको पूरी जानकारी नहीं हो लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी हो तब आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीजनली एडजस्टेड निके इंडिया सर्विस बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स हैज शोन robust growth in service sector in India. The index in May 2018 has risen to 52.6%,
रजिस्टरिंग द फास्टेस्ट ग्रोथ सिंस जून 2017, बी जून 2015, सी जून 2016 या डी जून 2014। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जून 2017 के बाद इतनी अच्छी ग्रोथ 2018 मई में देखने को मिली थी, जहां पर जो इंडेक्स था उसकी वैल्यू 52.6% थी सर्विस बिजनेस एक्टिविटी में। तो ये जो इंडेक्स है बिजनेस एक्टिविटी में दो चीजों के लिए होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और एक सर्विसेज के लिए। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 100 होती है। अगर वैल्यू 0 से 50 के बीच में होती है तो इसका मतलब क्या हो कि एक्टिविटी में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर 50 से ऊपर है तो एक्टिविटी में क्या हुआ है, एक्सपेंशन। तो 52.6% का मतलब है कि एक्टिविटी जो है वो एक्सपेंड की है। अगर ये वैल्यू 50 से कम होती तो इसका मतलब ये होता है कि सर्विस एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन को देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैटेगराइज करती है इनटू महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो महारत्ना इंडस्ट्री के बारे में पूछा है गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, सी सेल या डी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। महारत्ना इंडस्ट्रीज में टोटल कितने हैं, अभी 11 है। उसमें भेल है यानी कि BHEL, गेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, जितनी भी आपकी पेट्रोलियम कंपनीज हैं सरकार की, चाहे वो BPCL हो, आपकी HPCL हो, आपका IOCL हो, ONGC है, NTPC है, NTPC पावर से रिलेटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लेटेस्ट एडिशन है 11th, यही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको रिसेंटली ऐड किया गया है इनटू महारत्ना कैटेगरी। कौन नहीं है इसमें से, इसमें से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है महारत्ना कंपनी नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना का, ये सरकार का डिसाइडेड है बेस्ड ऑन कि कितनी नेट वर्थ है किसी कंपनी की, कितना उसका एनुअल टर्नओवर है, उसके नेट प्रॉफिट कितना है इन 3 इयर्स। इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि किस PSU को क्या स्टेटस देना है। उसके स्टेटस के हिसाब से उतनी ही उसको फाइनेंशियल फ्रीडम जो है सरकार की तरफ से मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके प्रीलिम्स 2018 में पूछे गए थे। तो अभी तक जो है हमने आपके जितने भी लास्ट 5 सालों में जो है क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमिक्स के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस सीरीज का मुझे लगता है आपको काफी यूटिलिटी आपके लिए है, ये जानने के लिए हमें किस एरियाज पे फोकस करना है, कितनी डेप्थ में उनको पढ़ना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच एंड आई एम होपफुल कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए। थैंक यू।